आखिरकार सच हो ही गई शंकराचार्य की भविष्यवाणी। 22 जनवरी 2024 से पहले हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्यों ने, खासकर अविमुक्तेश्वरानंद ने जो आशंकाएं जताई थीं, जिसे बहुत सारे लोग श्राप कहते थे, वो श्राप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ दिख रहा है। और श्राप लगने का प्रमाण खुद बीजेपी ही दे रही है। कई सारे उदाहरणों के साथ पूरी कहानी आपको बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुनते जाइए। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले ही एक सीट मिल गई है, ये तो आपने सुन ही लिया होगा। इसी के साथ मोदी की गारंटी की असल सूरत भी देश की जनता के सामने आ गया है। लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूरत में लोकतंत्र की बदसूरती के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गहरी साजिश रचकर किस होटल में लोकतंत्र का गला दबाया और गला दबाने में कितना घंटा लगा, पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। इस कहानी पर भी जबरदस्त वाली चर्चा करेंगे। उधर प्रधानमंत्री के परम मित्र अडानी को लेकर कुछ नई कहानियां सामने आ गई हैं। यही कहानी यदि किसी और के साथ होती तो अब तक उसे काला पानी की सजा दे दी गई होती, मगर मित्र तो मित्र होता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। उधर नकली राम की रैली में जय श्री राम का नारा लगाने के लिए एक व्यापारी ने हाथ उठाया, तभी उसकी जेब से 36,000 रुपए उड़ा लिए गए। इस लूट पर भी तगड़ी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक विशेष बात आपको पता चली कि नहीं, चुनाव आयोग का डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया है सोशल मीडिया पर। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये तथाकथित मृत्यु प्रमाण पत्र बड़ा जबरदस्त है और सुप्रीम कोर्ट के ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसको जनता के सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से कुछ बोला है, उनके बोलने की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है, यानी डंका फिर से पूरी दुनिया में फटने लगा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लद्दाख में लोगों तथा देश की लड़ाई लड़ने वाले सोनम वांगचुक को सरेआम पत्र के माध्यम से धमकी दी गई है, वो भी बड़ी धमकी बड़ी खतरनाक है। कहा गया है कि आपका हाल भी केजरीवाल की तरह हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामलों पर जबरदस्त वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टर्न से। हर एक वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और पूरा देखा करिए, इससे आपका ये चैनल मजबूत होता है। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम और मेहनत पसंद आती हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आप सब जानते हैं YouTube ने इस चैनल का मोनेटाइजेशन रद्द कर दिया है। अब जो कुछ है आपके भरोसे है और आपके भरोसे रहे तो ही लोकतंत्र के लिए बेहतर है, वरना सेठों और सत्ता के भरोसे चलने वाले देश के मीडिया ने देश का कैसा बेड़ा गर्क किया है ये आप सब देख रहे हैं। इस देश का मीडिया यदि 24 घंटे के लिए ईमानदार हो जाए तो बड़े बड़े स्वघोषित विश्वगुरु और नकली चाणक्य एक दिन के भीतर विजय माल्या और मेहुल चौकसी बनते हुए नजर आएंगे। और ये बात उन लोगों को अच्छे से मालूम थी, इसीलिए सबसे पहले मीडिया पर कब्जा किया गया। वैसे कब्जे की बात करें तो लोग कहने लगे हैं कि बचा ही क्या है। पहले पूरे के पूरे देश के मीडिया पर कब्जा करके गोदी मीडिया बनाया गया। सोशल मीडिया पर करोड़ों अरबों रुपया फूंक कर झूठ की फैक्ट्री तैयार की गई। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आया। IT सेल के गुर्गों द्वारा फैलाए गए झूठ को लोग जनता की बात समझते थे। गुर्गे गालियां देते थे तो लोग जनता का रिएक्शन समझते थे। धीरे धीरे चीजें खुलने लगी, लोगों को समझ में आने लगा कि सोशल मीडिया पर उनकी जो विचारधारा है, उसका जो समर्थन नजर आता है वो स्वतः नहीं है बल्कि भाड़े का समर्थन है। और अब तो खुद प्रधानमंत्री ने ही सब कुछ सामने रख दिया। अब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फर्जी ज्ञान हो या फिर IT सेल के गुर्गों की जो मानसिकता है वो कहीं और से नहीं बल्कि मेरे ही दिमाग की उपज है। और ये बात मैं बड़ी सोच समझ कर कह रहा हूं। आपके सामने एक ताजा उदाहरण रखता हूं। हाल ही में आपने सुना, प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश की महिलाओं का सोना छीन लेंगे, उनका मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमानों को बांट देंगे। उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया भी बुलाया। यानी प्रधानमंत्री कहना चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो जातिगत सर्वे करवाने की बात कर रहा है उसमें आपकी संपत्ति का हिसाब लगाया जाएगा, सब गिनती होगी। अगर आपके पास 2 घर हैं तो उनमें से एक घर उठाकर मुसलमानों को दे देंगे, जिनके पास घर नहीं है आपके घर में सोना चांदी सबको लूट कर मुसलमानों में बांट दिया। लोकसभा चुनाव 2024 घोषित होने से पहले ही, यानी पिछले कई साल से लगातार देश में यह चर्चा हो रही थी कि 2024 में यदि भाजपा सत्ता में आ गई, नरेंद्र मोदी और उनकी जोड़ी साथ में सत्ता में आ गई, तो इसके बाद चुनाव नहीं होगा। खुद मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति श्री परकला प्रभाकर ने कई इंटरव्यू में कहा कि मोदी साफ साफ एक तानाशाह की तरह काम करते हैं, उनमें लोकतंत्र की कोई झलक नहीं है और वो यदि जीत गए तो अगला चुनाव नहीं होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अभी जो भी व्यवस्था दिख रही है ये सब हटा दी जाएगी और वो खुद को राजा की तरह घोषित कर देंगे। उधर भाजपा के तमाम नेता खुद ही बोल रहे हैं कि संविधान को बदलना है और प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि ये तो
सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। यानी कुल मिलाकर चुनाव के बीच में ही सूरत की जो घटना हुई है वहां पर संविधान की समाप्ति, लोकतंत्र की समाप्ति और चुनाव की समाप्ति का प्रमाण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सत्ता ने दे दिया है। अब हर तरफ चर्चा होने लगी है कि जब 2024 के चुनाव के दौरान ही लोकतंत्र की गर्दन दबोच ली गई है तो फिर भविष्य का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ और गारंटियां दी हैं, मगर उस पर बात करने से पहले सूरत के कांड को जरा सुन लीजिए। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सूरत में जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ था। जानबूझकर उसने अपने ही रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को प्रस्तावक बनाया ताकि पर्चा खारिज करने में कोई दिक्कत न हो। 5 स्टार होटल में 24 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी का यह ऑपरेशन चला था, जिसके तहत गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा को निर्विरोध जितवाना था। कांग्रेस का प्रत्याशी नीलेश कुम्हाड़ी भाजपा से साठगांठ कर चुका था। भाजपा ने इस पूरे ऑपरेशन की स्क्रिप्ट इस व्यक्ति को दी और इसने साजिश के तहत कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखा, उन्हें टोपी पहनाई। इसके लिए सबसे पहले उसने अपने नामांकन में प्रस्तावक के रूप में किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या फिर मूल कांग्रेसी को नहीं रखा, अपने करीबियों और रिश्तेदारों को लगाया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का जो डमी प्रत्याशी था उसका प्रस्ताव भी नीलेश कुम्हाड़ी ने अपने भांजे को बनाया। यानी शुरुआत से ही पूरी प्लानिंग सेट थी कि सूरत की लोकसभा सीट जहां पर भाजपा की हालत खस्ता है, कल से वहां के कई लोगों ने हमें भी मैसेज करके बताया कि यहां पर व्यापारियों में बहुत नाराजगी है, इसलिए भाजपा ने चुनाव नहीं होने दिया। यानी सूरत की जिस सीट पर भाजपा को डर था कि जनता चुनाव हरवा देगी, उस सीट को उसने पहले ही हड़प लिया। और इसके लिए कैसे कैसे तिकड़म लगाए गए देखते जाइए। कांग्रेस के भीतर भाजपा के इस एजेंट ने चारों प्रस्तावकों की तरफ से शपथ पत्र दे दिया कि इनका हस्ताक्षर नकली है और फिर सब गायब हो गए। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, कोई जवाब नहीं आया, कोई सामने नहीं आया। इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी और डमी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया और ये सारी सेटिंग सूरत के 5 स्टार होटल ली मेरिडियन में की गई। दैनिक भास्कर ने बताया है कि सूरत की जनता के संवैधानिक अधिकारों की ये सारी लूट और लोकतंत्र की हत्या की साजिश गुजरात के भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने रची और उन्हीं की निगरानी में ये सब कुछ हुआ। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता है। इस सीट पर 4-5 और उप प्रत्याशी थे, उन सबको एक फार्म हाउस में भेजा गया। बसपा प्रत्याशी से संपर्क नहीं हो पा रहा था तो उसे ढूंढने के लिए क्राइम ब्रांच को लगा दिया गया। आगे लोकेशन के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। फिर तमाम प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के भीतर अगर भाजपाई एजेंट बिठाया गया था और एक नहीं तमाम बिठाए गए थे तो ये सारा खेल करोड़ों में हुआ होगा। और अब भी पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, पैसे की कमी थोड़ी ना है किसी के पास। अन्य पार्टियों के जो भी उम्मीदवार रास्ते से हटाए गए उन सब ने या तो कुछ लिया होगा या फिर उन्हें डराया गया, धमकाया गया होगा। दैनिक भास्कर ने यह भी बताया है कि एक प्रत्याशी को क्राइम ब्रांच ने होटल पहुंचाया, बाकी इस देश की सभी एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। खबरदार जो किसी ने सवाल उठाया। यानी गुजरात के सूरत में वहां की लाखों की आबादी के साथ गुजरात से ही आने वाले नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा छल करवा दिया, धोखा करवा दिया, उनके अधिकारों को छीन लिया, उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहेब का संविधान पूरे देश की जनता को देता है, संविधान के उसी अधिकार को नरेंद्र मोदी ने गुजरात की ही जनता से छीन लिया, बल्कि पूरे देश की जनता से छीन लिया। वही मोदी घूम घूम कर गारंटी दे रहे हैं कि संविधान बदला नहीं जाएगा। यहां पर आप यदि सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो गया या फिर बसपा का नुकसान हो गया, फिर आम आदमी पार्टी का नुकसान हो गया या फिर किसी भी राजनीतिक दल का नुकसान हो गया, तो आप गलती कर रहे हैं। नुकसान सीधे सीधे इस देश की जनता के अधिकारों का है, आम जनता का है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में किस तरीके से भाजपा के ही एक एजेंट ने विपक्ष के वोटों को खराब करके भाजपाई उम्मीदवार को जिता दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ आप सबने देखा। चीफ जस्टिस ने लताड़ लगाई, यहां तक कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है और फिर परिणाम बदल गया। विपक्ष का उम्मीदवार जीत गया, भाजपाई डकैत हार गया। पहले मैं भाजपाई डकैत को चुट्टा बोलने वाला था, लेकिन जो सरेआम होता है उसे डकैती कहते हैं और यहां तो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड था, तो फिर डकैत हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा की। मगर गुजरात के सूरत में जो हुआ है ये चंडीगढ़ से भी बड़ा मामला है। यहां तो चुनाव की नौबत ही नहीं आई। चुनाव से पहले ही सूरत की जनता के मताधिकारों को छीन लिया गया, लूट लिया गया मोदी सत्ता की निगरानी में, नरेंद्र मोदी की निगरानी में। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस इसे सही ठहराएंगे, नियमों का हवाला भी देंगे, जैसा चंडीगढ़ के मामले में हुआ था। तमाम लपटझंडिस लग गए थे कि सब कुछ ठीक था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। मगर सवाल यह है कि सारे नियम कानून किस लिए होते हैं, उनका मूल लक्ष्य क्या होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो भी नियम कानून या व्यवस्था बनाई जाती है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होती है, जनता को अधिकार देने के लिए होती है, उसे ताकत देने के लिए होती है, न कि जनता के अधिकारों को कुचलने के लिए। और यदि उन्हीं नियमों कानूनों को आधार बनाकर डकैती का सिस्टम तैयार किया जाएगा तो फिर मान लीजिए कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं, ढोल पीटना शुरू कर दीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट मामले पर सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि मशीन ईमानदारी से काम करती है जब तक उसमें मानवीय छेड़छाड़ न हो। प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता लगातार अपना पक्ष रखते रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से जैसी बातें आ रही थी, जैसे
ऐसे तर्क सामने आ रहे थे वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के तर्कों से मेल खा रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहिबान गुजरात की सूरत की इस लोकतांत्रिक लूट को देख पा रहे हैं? यहां तो मशीन में छेड़छाड़ करने की बारी ही नहीं आई, नामांकन में ही छेड़छाड़ हो गया। पूरा सरकारी अमला और सरकारी सिस्टम किस तरीके से भाजपा के लिए काम कर रहा है, इसका प्रमाण चुनाव के बीच में ही देश ने देख लिया। और यह सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि सूरत में भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर थी, चुनाव हार सकती थी और हार को जीत में बदलने के लिए उसने लूट का फार्मूला अपनाया। बौखलाहट की इन दो निशानियों को तो आपने देख लिया, तीसरी भी देख लीजिए। लद्दाख से हमने पिछले दिनों लगातार आपको दिखाया कि कैसे सोनम वांगचुक, जो कि बेहद नामचीन शिक्षाविद रहे हैं, इतना बड़ा नाम है कि उनसे प्रेरित होकर हमारे देश में 3 इडियट्स नाम की एक फिल्म बनाई गई। वो लद्दाख में लोगों के हक और अधिकार तथा पूरे देश की जनता के अधिकारों के लिए, उनकी जिंदगी, उनके भविष्य के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर रखा है। वो देश की जनता को यह दिखाना चाहते हैं, उसका सबूत दिखाना चाहते हैं कि कैसे मोदी सत्ता सब कुछ छिपा रही है। देश भर में चर्चा हो रही है कि कैसे चीन की हिमाकत पर मोदी सत्ता सच को छुपाने का अनैतिक प्रयास कर रही है। ऐसे आरोप लगे। सोनम वांगचुक लगातार भाजपा को उसके वादे याद दिला रहे थे। पहले तो इन लोगों को बॉर्डर पर जाने से रोका गया, तमाम तरीके की बाधाएं उत्पन्न की गई। पिछले दिनों उन्होंने यह भी बताया कि धमकी दी जा रही है यहाँ के व्यापारियों को कि बड़का बड़का साइज में विज्ञापन छपवाकर देश की जनता से माफी मांगो रामदेव। यानी सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की पूंछ उखाड़ दी, वो भी बड़े साइज में। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। सवाल करने पर ऐसी ही प्रतिक्रिया रामदेव दिया करते हैं कि क्या करेगा, पूंछ उखाड़ेगा मेरी, ले उखाड़ ले। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उखाड़ ली, वो भी बड़े साइज में। थोड़ा बहुत और तनाव बचा हो तो एक और खबर सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में टीवी वाले राम यानी अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं पर चुनाव प्रचार के दौरान दुकानदार कुलभूषण जय श्री राम का नारा लगाने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए, तभी किसी ने उनकी जेब से 36,000 रुपए उड़ा दिए। लगता है भाजपा के कार्यक्रम में लोगों ने उस कहावत को बहुत अच्छे से आत्मसात कर लिया है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इन्होंने जय श्री राम के लिए हाथ ऊपर किया, कोई 36,000 लेके गया फूट। वैसे ये जय श्री राम के नाम पर डायरेक्ट लूट है। इनडायरेक्ट लूट का लोगों को देर से पता चलता है। जैसे अपनी कमाई पर यदि डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो आपको पता होता है कि इस साल हमने इतने हजार या इतने लाख रुपए का इनकम टैक्स दिया है। लेकिन दिन भर में जो चीजें आप खरीदते हैं, 1 रुपए की माचिस भी खरीदते हैं, तो उसमें लंबा चौड़ा टैक्स का हिस्सा होता है। वो इनडायरेक्ट होता है, यानी पहले से जुड़ा होता है, अलग से नहीं पता चलता। इसलिए हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि 10 रुपए की चीज जो वो खरीद रहे हैं उसकी असली कीमत 4, 5 या 6 रुपया है, बाकी सब कुछ टैक्स भर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट लूट की खबर हमें देर से मिलती है। जैसे जय श्री राम के नारे के पीछे देश की बेरोजगारी को दबाने का प्रयास किया गया। दैनिक भास्कर की इस खबर को आंख खोलकर देख लीजिए। आईआईटी करने वालों को भी 10 लाख से कम सैलरी की नौकरी मिल पा रही है सालाना की, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। जिनको नौकरी मिल जा रही है वो बेचारे दूसरी नौकरी ढूंढने में लगातार परेशान हैं, क्योंकि जिस काबिल है वैसी नौकरियां नहीं मिली। कंपनियां 3.5 लाख सालाना तक का पैकेज भी दे रही हैं, वो भी आईआईटी करने वालों को। सोचिए, हाल ही में आंकड़ा सामने आया कि आईआईटी करने वालों में लगभग 25% छात्रों को नौकरियां मिल ही नहीं रही है, नहीं मिली। इसके बाद दूसरे साल में भी 16% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिली। एक आईआईटी की परीक्षा पास करने के लिए एक छात्र नहीं बल्कि पूरा खानदान परीक्षा देता है, सारे रिश्तेदार परीक्षा देते हैं, सब तैयारी करते हैं। किसी तरह से बचवा आईआईटी कर ले ताकि बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाएगी बड़े पैकेज पर। बड़ी छोटी तो छोड़िए, यहाँ नौकरियां मिल ही नहीं रही है, मिलना भी मुश्किल हो गया है। 25% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, 1/4 लोगों को नौकरी मिल ही नहीं रही है। और वो नौकरी ना मिले और उस पर आपका ध्यान न जाए, उसका पूरा जुगाड़ इसी एक तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। इस एक खबर में मैंने TV9 भारतवर्ष की वेबसाइट पर ओपन किया। एक खबर के भीतर मोदी की गारंटी के 6 पोस्टर यानी 6 प्रचार दिखे। यानी जो खबर आप पढ़ना चाहते हैं उससे ज्यादा मोदी की गारंटी का पोस्टर दिख रहा है, प्रचार दिख रहा है। 3 तो सीधे सीधे आपके स्क्रीन पर ही है। जब इसे मैंने स्क्रॉल किया तो नीचे 3 और मिल गए। इसी तरह से महंगाई को दबाने का प्रयास किया गया। भक्तों के मन में यह ठूसा गया कि बोलो सिलेंडरवा 10,000 का हो जाएगा तब भी भाजपा को ही वोट देंगे। देश की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को छुपाया गया जय श्री राम के नारे के पीछे। कोविड की बदहाली को छुपाया गया, गंगा में बह रही लाशों को छुपाया गया, देश के नौजवानों के उजड़ते भविष्य को छुपाया गया, अल्पसंख्यकों और दलितों की हो रही लिंचिंग को जय श्री राम के नारे के पीछे छिपाया गया, महिलाओं की लुट रही इज्जत को भी जय श्री राम के नारे के पीछे छुपाया गया। तो ये सारे इनडायरेक्ट लूट हैं जिनका पता हमें देर से चलता है, बाद में चलता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है। मगर यहां पर जब हाथ उठाते ही 36,000 चला गया तो ये डायरेक्ट हो गया। अब दुकानदार कुलभूषण जीवन में जब भी कभी भी जय श्री राम का नारा लगाने के लिए हाथ ऊपर उठाएंगे तो उनका ध्यान राम से ज्यादा अपनी जेब पर होगी। वैसे दुनिया के किसी भगवान या देवता ने नहीं
कहा कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से चिल्लाकर गला फाड़कर नारा लगाओगे, दूसरों को डराओगे, तभी हम खुश होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। बहरहाल इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि बहुत दुख हुआ। सबक यह है कि अभिनेता और देवता में फर्क हमेशा करें। अभिनेता को देवता न समझें। चोर ये जानता होगा कि कुछ लोग फर्क नहीं करेंगे। चोर अगर अभिनेता को देवता समझता तो जेब नहीं काटता, उल्टे वो अपनी तरफ से जेब में कुछ मिला देता। उम्मीद है पुलिस इनके 36,000 दिलवा देगी। वैसे भी समझने वाली बात यह भी है कि क्या जो लोग देश के नाम पर 5,000 का सिलेंडरवाल लेने का वादा कर रहे थे, वो भगवान के नाम पर 36,000 नहीं बोल सकते। अब प्रधानमंत्री की आज की बातें सुन लीजिए, इसके बाद शंकराचार्य की बातों पर आएंगे और फिर साहेब के मित्र का जो नया कच्चा चिट्ठा खुला है उस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में भाषण देते हुए कहा है कि हम गारंटी देते हैं आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस खाली मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। कल तक प्रधानमंत्री कह रहे थे, यही प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस तथा विपक्षी गठबंधन महिलाओं का गहना छीनकर, उनका सोना छीनकर, नौकरी पेशा वालों का पैसा छीनकर, उनका घर छीनकर मुसलमानों को देगी। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस SC ST तथा OBC का आरक्षण छीनकर उनकी खास जमात को दे देगी, यानी इशारों में मुसलमानों को दे देगी। प्रधानमंत्री बार बार बाबा साहेब का हवाला दे रहे हैं, जबकि उन्हीं के संविधान को आए दिन तार तार भी करते हैं। ये हवाला देते हुए भी, बाबा साहेब का हवाला देते हुए भी संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो गया है। यानी पिछले 3 दिन में प्रधानमंत्री ने 3 तरीके का स्टेटमेंट दिया। पहले दिन कहा कि कांग्रेस सबका पैसा रुपए का हिसाब करके महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी और मुसलमानों में बांट देगी, मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया। दूसरे दिन पलटी मार गए, कहने लगे कि कांग्रेस और सपा ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया जी, हमने किया है। और तीसरे दिन फिर से देश को डराने लगे कि दलितों आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस। अब लोग कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस को यही करना होता तो आरक्षण देती ही नहीं। भाई जब देश बना, जब भारत बना, संविधान बना, तो इस देश में कौन था, पावर में कौन था? मोदी जी तो थे नहीं। तो कांग्रेस को यदि सब कुछ मुसलमानों को ही देना होता, उसी वक्त दे दिया होता। और फिर संविधान निर्माण के बाद भी दशकों तक कांग्रेस सरकार में रही, उसने पहले ही सब कुछ उठाकर मुसलमानों को दे दिया होता। इंतजार थोड़ी करते कि आप आएंगे और इसी नाम पर लोगों को डराएंगे। वैसे पत्रकार रणविजय सिंह ने जो खबर शेयर की है, जरा इसको देख लीजिए। इनका कहना है कि मंगलसूत्र का तो नहीं कह सकते, लेकिन महिलाओं के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, नोटबंदी ने उसे तबाह जरूर कर दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की तीर्थराजी देवी मजदूरी करती थी। नोटबंदी के दूसरे दिन 1-1 हजार के 4 नोट लेकर बैंक पहुंची। चाय की दुकान पर पता चला कि नोटियां तो बंद हो गई। सदमा लगा और इनकी मौत हो गई। आप सब जानते हैं नोटबंदी में महिलाओं के पास जो भी जमा पूंजी थी वो बाहर आ गई। यानी जिन्होंने महिलाओं की जमा पूंजी पहले ही निकलवा दी हो, वो अब मंगलसूत्र के नाम पर डरा रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं भारत के, और इनके इन झूठों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, दुनिया भर के चैनल प्रधानमंत्री मोदी के इन भड़काऊ बातों, नफरती भाषणों और झूठे दावों पर चर्चा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव आयोग कहां है, क्या उसे यह सब कुछ नहीं दिख रहा है? कल ही तो कांग्रेस ने लंबा चौड़ा शिकायत चुनाव आयोग में रखा। क्या उसकी आंख, कान, नाक सब खराब हो चुके हैं? चुनाव आयोग कहां है? थोड़ी देर में जान लेंगे। फिलहाल आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री के नफरती बयान के खिलाफ देश भर के 17,000 से अधिक नागरिकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। एक ऑनलाइन कैंपेन के जरिए यह पत्र लिखा जा रहा था, उसमें मैंने भी हिस्सेदारी ली, अपनी सहमति दी। मगर कुल मिलाकर सवाल यह है कि चुनाव आयोग है कहां? तो आप खुद ही देख लीजिए। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, खुद सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ताओं में से एक ने व्यंग स्वरूप इसको प्रस्तुत किया है। यहां बताया गया है कि चुनाव आयोग, जिसकी उम्र 74 साल की थी, उसकी मौत कैटेटोनिया नामक बीमारी से हुई है। आपको बता दें कि यह बीमारी जिसे होती है वो व्यक्ति हिल डुल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। हालांकि यही बीमारी होने पर कुछ लोग अत्यधिक गतिशील हो जाते हैं, उत्तेजित व्यवहार भी करने लगते हैं। जैसे कि हमारे देश का चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, शांत हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जब विपक्षी नेताओं और उनकी पार्टी की बात आती है तो कोई गलती हो चाहे ना हो, चुनाव आयोग एकदम दंदना के खड़ा हो जाता है, तुरंत एक्शन लेने का आरोप लगता है। इस पत्र में चुनाव आयोग की मौत की तारीख 21 अप्रैल 2024 बताई गई है। यह भी लिखा गया है कि चुनाव आयोग का स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो चुकी थी। इस संस्था का भगवाकरण हो चुका था, पूरी तरह से पैरालिसिस और अंधेपन का शिकार हो चुका था। इसे शेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक प्रशांत भूषण लिखते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग का अत्यंत नवीन लेकिन उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र। अब आप खुद ही सोचिए, जब चुनाव आयोग का डेथ सर्टिफिकेट देश की जनता जारी करने लगे तो फिर ऐसी स्थिति वाला चुनाव आयोग भला क्या ही कर सकता है? आपके दिमाग में होगा कि इसी की तो पूरी तैयारी प्रधानमंत्री ने पहले
से ही कर रखी थी ताकि चुनाव आयोग के सारे अधिकारी अपने रहे, कोई कुछ कार्रवाई न करे और हमें खुलकर झूठ बोलने, धार्मिक उन्माद फैलाने, नफरत फैलाने की छूट मिलती रहे। जहां चाहे जैसे चाहे अपने उम्मीदवार को जितवा लें, किसी को गायब करके, किसी से लेटर लिखवा के, किसी को डरा के, धमका के या लालच दे के कुछ भी करते रहे। जरा सोचिए, जिस चुनाव में प्रधानमंत्री खुद ही 400 पार का नारा देते हैं और प्रथम चरण के चुनाव के बाद ही इस कदर बौखलाए हुए नजर आते हैं कि नफरती चिंटुओं की भाषा बोलने लगते हैं, खुलेआम मुसलमानों को गरियाने लगते हैं, तो फिर ये किस स्तर की बौखलाहट है? उनकी मानसिक परिस्थितियों के बारे में जरा सोचिए। सालों से राम मंदिर के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, जबरदस्ती आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया, कोशिश की गई कि इसी मंदिर के नाम पर खूब सारा वोट मिल जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। वोट मिलना तो दूर, राम मंदिर की हवा 10 दिन के भीतर ही हवा हो गई। ठीक वैसे ही हो गई जैसे शंकराचार्यों ने शुरू में ही कहा था। राम मंदिर कार्यक्रम के पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कई इंटरव्यू में कहा कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती किया जाएगा तो इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ तो शायद जनता उद्घाटन के नाम पर ही वोट दे भाजपा को, और यदि हो गया तो फिर कोई कारण नहीं होगा कि भाजपा को वोट दिया जाए। लोग सोचेंगे कि मंदिर तो बन ही गया, बनना था, अब क्या वोट देना है, अब अपने मुद्दों पर वोट दें। इसके बाद शंकराचार्य ने इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। मंदिर वाले में चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया। फिर क्या था, आईटी सेल के गुरुओं ने हिंदू धर्म के शंकराचार्यों को ही गरियाना शुरू कर दिया, उन्हें नकली शंकराचार्य बता दिया, प्रधानमंत्री को असली शंकराचार्य बताने लगे। शंकराचार्यों को ही आईटी सेल के गुरुओं ने हिंदू विरोधी घोषित कर दिया। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की करतूतें हुई तो शंकराचार्य भी नाराज हुए होंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि शंकराचार्यों को इस तरह से अपमानित करना भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इन साधु संतों का श्राप खाली नहीं जाएगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि किसके श्राप से ये सब कुछ हो रहा है, मगर हो तो रहा है। हाल ही में एक सर्वे में पता चला कि मंदिर और धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर 10% लोग ही वोट करना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी के मामले पर सबसे ज्यादा संभवतः 55% के आसपास लोगों ने वोट करने की इच्छा जताई है। आप देखिए, चारों तरफ भाजपा में हाहाकार मची हुई है। यह अलग बात है कि गोदी मीडिया छुपा रहा है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में गांव-गांव में भाजपा के उम्मीदवारों को लाठी डंडा लेकर भगाया जा रहा है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है। शंकराचार्य ने कहा था कि तबाही आएगी। क्या यह किसी तबाही से कम है कि मोदी सरकार में लोकसभा के स्पीकर रहे ओम बिरला को अपने चुनाव क्षेत्र में काले झंडे दिखाए जाएं, उनकी गाड़ी को घेर लिया जाए, दौड़ाया जाए। उधर किसानों ने लगातार विरोध जारी रखा है। क्षत्रिय समाज, जो भारतीय जनता पार्टी का तटस्थ वोटर माना जाता था, उसने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। संकल्प लेने लगे हैं कि अपने परिवार की कसमें खाने लगे हैं कि बीजेपी को हराकर छोड़ेंगे। जो उम्मीदवार, जिस भी पार्टी का उम्मीदवार होगा, यदि भाजपा को हराएगा तो उसी को वोट देंगे। उधर महाराष्ट्र से शरद पवार का कहना है कि मोदी के रूप में भारत में एक नया पुतिन पैदा हो रहा है। मुझे चिंता है कि भारत को नया पुतिन न मिल जाए। यानी इतना तो साफ है कि कोई भी व्यक्ति तथ्यों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को यह नहीं कह सकता कि उनका लोकतंत्र में तनिक भी विश्वास है। देश तानाशाही के रास्ते पर जा नहीं रहा है, बल्कि चल पड़ा है, ऐसा कहने लगे हैं लोग। अब जरा सोचिए, क्या यह तबाही का मंजर नहीं है कि सूरत जैसे शहर में जहां मोदी का गढ़ कहा जाता था, वहां पर चुनाव हारने का ऐसा डर है कि इतनी बड़ी साजिश करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री को सरेआम भाषणों में झूठ बोलना पड़ रहा है, मुसलमानों को गाली देनी पड़ रही है। कहां तो अब तक खुद के लिए विक्टिम कार्ड खेलते थे कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं, अब खुद ही सरेआम गाली देने लगे हैं। क्या ये सारी चीजें बौखलाहट की निशानी नहीं है? और इसी बौखलाहट, इसी तबाही की तरफ तो शंकराचार्य ने भी इशारा किया था, संदेह जताया था। वैसे आप इस पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब प्रधानमंत्री के परम मित्र को लेकर जो नई कहानी सामने आई है, उसे भी सुन लीजिए। पिछले साल जनवरी के महीने में अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग ने प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने चालबाजी करके दुनिया का सबसे बड़ा कथित कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। अडानी की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए। 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले न जाने कहां के चक्कर आ गए, और न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए, कितने लोग बर्बाद हो गए। जांच के नाम पर अब तक ठन ठन गोपाल ही चलता रहा है। लगातार यह आरोप लगता है कि जांच एजेंसियां कायदे से काम नहीं करती, क्या भी कुछ भी नहीं करती। वैसे इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी कोई छापेमारी की खबर सामने नहीं आई कि कहीं अडानी की ऑफिस में कहीं कोई छापेमारी हो गई हो, कहीं कोई जांच हो गई हो। न ईडी, न सीबीआई, न इनकम टैक्स, सेबी नाम की एक एजेंसी है जो कि इन मामलों की जांच कर रही है। दवायर की इस रिपोर्ट के अनुसार रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सेबी को अडानी की कंपनियों में निवेश करने वाले 12 ऑफशोर कंपनियों का पता चला। व्यक्तिगत फंड के स्तर पर ये लोग अडानी समूह की कंपनियों में निवेश कर रहे थे। सेबी इसका खुलासा करना चाहता था। अब रॉयटर्स ने बताया है कि 12 में से 8 ऑफशोर फंडों ने सेबी के अधिकारियों से, यानी सेबी से संपर्क किया और कहा कि हम अपना दोष स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन जो भी जुर्माना है वो हमसे ले लीजिए और मामले का निपटारा कर दीजिए। अब जुर्माना ही दे रहे थे कि साथ में कुछ और भी ऑफर था, भगवान जाने। वहीं रॉयटर्स ने ही अपनी रिपोर्ट दी थी कि सेबी ने अडानी ग्रुप द्वारा कुछ संबंधित पार्टी लेन देन का खुलासा किया था, उल्लंघन पाया था। 13 मामलों में जांच की गई और अब ये कहानी सामने आई है कि 8 ऐसे हैं जिन्होंने सेबी से संपर्क किया कि हमारी गलती छोड़ो, लेकिन जुर्माना ले लो। गलती नहीं स्वीकारेंगे, गलती स्वीकारेंगे
जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन गलती स्वीकारे बिना भी हम जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। अब अगर किसी ने गलती की नहीं है तो वो जुर्माना क्यों देगा? मामले को निपटाने की बात क्यों सामने आ रही है? क्या ये घूस के लेन देन का मामला नहीं हो सकता? मुझे इन चीज़ों की बहुत समझ नहीं है, मगर जिस हिसाब से पूरे देश की व्यवस्था चल रही है, मोदी सत्ता के दौरान जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की खुलेआम डकैती की गई, इन चीज़ों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके द वायर पर छपी इस रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ लीजिए, रॉयटर्स की वेबसाइट पर जाकर विस्तार से पढ़िए, जानकारी लीजिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Such investigations, because this is the only way that they and you all will come to know of what happens in my institute.